हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक राज और स्वागत है इस मेरे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर पे। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे इनिशियल रेट मेथड, जिसके द्वारा हम लोग रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हमारा जो सबसे पहला हेडिंग होगा वो होगा एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन को हम लोग सिंपल रिएक्शन भी कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल रिएक्शन भी कहते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन वैसे रिएक्शन होते हैं जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, यानी वैसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। The reaction which occurs in one step are called elementary reaction, are called elementary reaction, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल रिएक्शन भी कहते हैं। तो हम इसे सिंपल रिएक्शन भी कहते हैं। ये ऐसे रिएक्शन है जिसका हम लोग, तो ये ऐसे रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में होते हैं। ऐसे रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने फाइंड करना सीखा था रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा, और साथ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड करना सीखे थे। तो रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का एक ही मेथड है, जो कि कौन सा मेथड है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो केवल एक ही मेथड है और वो भी एक्सपेरिमेंटल मेथड है। एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा ही हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ लिख सकते हैं। लेकिन हम साथ में एक बात और बताए थे कि एक साइंटिस्ट थे गुल्डबर्ग और वेगे, उन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते थे? रेट लॉ लिख सकते थे, ऑर्डर लिख सकते थे रिएक्शन को देख करके। जैसे एक रिएक्शन है 2A + B, और क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। तो ये कैसा रिएक्शन है? ये हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी ये कैसा, कितना स्टेप में हो रहा है? 1 स्टेप में हो रहा है, यानी ये सिंपल रिएक्शन है। तो गुल्डबर्ग एंड वागे एक लॉ दिया था। कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा था कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप हो तो हम क्या करेंगे? तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप वाला हो, एक स्टेप में प्रोसीड होता हो, तो उस रिएक्शन के मदद से हम रेट लॉ और ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो बस करना क्या है? कोफिशिएंट को हम पावर बना देंगे, रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को क्या कर देंगे? पावर बना देंगे। तो हम इस रिएक्शन का अगर हम रेट लॉ फाइंड करना चाहते हैं तो R = क्या हो जाएगा? K, A के पावर क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट कितना है? 2, और B का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो B का पावर क्या हो जाएगा? 1। तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन का नियम केवल और केवल अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, सिंपल रिएक्शन के लिए। ये सभी रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है।
अगर हमारा एक से ज़्यादा स्टेप वाला रिएक्शन होगा यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये नियम नहीं लगा सकते हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करना है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते थे, पिछले वीडियो में हम सीखे थे। बस रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को हम क्या कर देंगे, पावर को हम सम कर देंगे। 2 + 1 क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर 3, यानी जो n = क्या हो जाएगा x + y। और कितना फाइंड करने पर आया ऑर्डर 3। तो ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है। तो चलो अब यहाँ पर बताओ, एक रिएक्शन हम दे रहे हैं H2 + I2 और क्या बन रहा है HI। और ये भी रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन है। और ये कितना स्टेप में होगा, 1 स्टेप में होगा, है कि नहीं। तो आपको इसका रेट लॉ फाइंड करके दिखाना है और साथ में इस रिएक्शन का ऑर्डर भी लिखना है। रेट लॉ लिखते हैं, तो रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम इसका रेट लॉ, तो सबसे पहले हम लोग इसका रेट लॉ लिखते हैं। तो रेट लॉ इक्वल टू क्या होगा, K कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2। अच्छा लिख देते हैं। तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे, पहले रेट कांस्टेंट K कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ I2। तो ये सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन है, तो दोनों का पावर क्या है यहाँ पर 1 है। तो अगर हम इसका ऑर्डर फाइंड करना चाहें तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 + 1 दैट इज 2। यानी ये कैसा रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर है 2, यानी इट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम एक और रिएक्शन दे रहे हैं H2 + Cl2 और क्या बन रहा है 2HCl, ठीक है, यहाँ 2HI होगा। तो आपको इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करना है। तो अगर इसका हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें, R = K कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, तो इसका ऑर्डर देखा जाएगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा =2, यानी ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन ऐसा गलत है, तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, क्योंकि अभी हम बताए ही नहीं है कि ये जो हमारा रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप है। तो ये हमारा सिंपल रिएक्शन नहीं है, बल्कि कैसा रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो। तो ये मल्टीपल स्टेप में ये रिएक्शन हुआ है, और जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होगा हम उसके लिए ये लॉ ऑफ मास एक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन में हम क्या कर रहे थे, केवल रिएक्शन का कोफिशिएंट देख रहे थे और उसको पावर लिख दे रहे थे, ऑर्डर लिख दे रहे थे। बहुत सिंपल था। ये केवल और केवल किसके लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। एलिमेंट्री रिएक्शन में हम रिएक्शन का कोफिशिएंट देख करके, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट देख करके उसको पावर के रूप में यूज करते हैं, तो ऑर्डर हम आसानी से फाइंड कर लेते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में यानी मल्टीपल स्टेप में जो रिएक्शन होते हैं उनका हम लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करके, यानी रिएक्टेंट का कोफिशिएंट देख करके हम लोग रेट लॉ नहीं लिख सकते, ऑर्डर फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए चाहिए मैकेनिज्म। उसके लिए क्या चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए। आगे हम देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे अभी जस्ट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ और ऑर्डर दोनों फाइंड करना है तो उसके लिए आपको एक ही मेथड यूज कर सकते हैं, वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो हम यहाँ एक्सपेरिमेंट करने पर फाइंड आया, तो एक्सपेरिमेंट करने पर क्या फाइंड आया, क्या फाइंड हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, कि कंसंट्रेशन ऑफ H2 क्या है 0 और कंसंट्रेशन ऑफ I2 क्या है 0।
तो क्या फाइंड करने पर क्या आया, यानी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या है ऑर्डर इसका 0 और आयोडीन के रेस्पेक्ट में क्या है 0। इसका मतलब क्या हुआ, यानी हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पे रेट इंडिपेंडेंट है और आयोडीन Cl2 के कंसंट्रेशन, गलती हो गया, यहाँ पर Cl2 होगा। तो हमें क्या पता चला, तो एक्सपेरिमेंट करने पर हमें क्या पता चला कि हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता है रेट, और क्लोरीन के कंसंट्रेशन पे भी हमारा रेट डिपेंड नहीं करता है। यानी जो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के कंसंट्रेशन के क्या है, ये इस रिएक्शन का रेट इंडिपेंडेंट है। तो इस रिएक्शन का अगर ऑर्डर देखा जाए तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 0। तो ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ और ऑर्डर हम केवल और केवल एक ही मेथड से फाइंड कर सकते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंटल मेथड से। अब हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो, यानी सेवरल स्टेप में जो रिएक्शन अकर हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। द रिएक्शन which occurs in several steps are called कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो एक से ज़्यादा स्टेप यानी सेवरल स्टेप में हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है ना, सेवरल एलिमेंट्री रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज द combination of several एलिमेंट्री रिएक्शन। तो बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शन का क्या कॉम्बिनेशन होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है, मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, बहुत सारे स्टेप में हो रहा है, तो उसका हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। और बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शन को सम करने पर क्या बनता है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर हमें रेट लॉ और ऑर्डर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक ही मेथड है, और वो कौन सा मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो हम केवल एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, रेट लॉ और क्या फाइंड कर सकते हैं, रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा रेट लॉ और ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आखिर कैसे एक से ज़्यादा स्टेप में होता है हम समझते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले उसका मैकेनिज्म समझना होगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। तो हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, x प्लस x प्लस 2y प्लस z क्या बन रहा है, n। तो ये जो रिएक्शन दिख रहा है, ये रिएक्शन अभी हमने लिखा, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है।
तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक स्टेप में तो हुआ नहीं होगा, ये बहुत सारा स्टेप में हुआ होगा। तो इसका अगर हमें मैकेनिज्म पता चल जाए, अगर हमें इसका मैकेनिज्म पता चल जाए क्या बोले, तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करके रेट लॉ और ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा ये क्या बोल रहे हैं, अभी बोले आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का केवल एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा रेट लॉ और ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, और अभी हम बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर हमें मैकेनिज्म पता चल जाए तो रेट लॉ और ऑर्डर हम लॉ ऑफ मास एक्शन का भी यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ये दो बात हम कैसे बोल रहे हैं, तो हम यहाँ बोल रहे हैं अगर मैकेनिज्म पता चल जाए तो तब हम गुल्डबर्ग और वागे का लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करके हम रेट लॉ और ऑर्डर लिख दें। अगर हमें मैकेनिज्म पता नहीं हो तो और कोई मेथड नहीं, केवल एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, रेट लॉ और ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं, आखिर ये किस तरह से रिएक्शन हुआ होगा। तो ये रिएक्शन जनरली 3 स्टेप में हुआ है। कितना स्टेप में हुआ है, 3 स्टेप में, ठीक है। स्टेप 1 में क्या हुआ, x + y क्या बना, m। तो ये पहला स्टेप था, x + y क्या बना, m। और ये जो स्टेप है ये क्या है, स्लो स्टेप है कि नहीं। स्टेप 2 m बना, m + z क्या बना, o। और ये जो स्टेप है ये कैसा स्टेप है, फास्ट स्टेप है। स्टेप 3 o क्या है, m और o कहीं दिख रहा है रिएक्शन में, कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट है, रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। अब o जो बना है वो रिएक्शन करेगा फिर से y के साथ, और ये भी रेट क्या है, वेरी फास्ट स्टेप है, और क्या बन जाएगा, n। अब रिएक्शन कहाँ से चला था, x + y से, और पहुँचा कहाँ, n। अगर हम इस रिएक्शन को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो जो रिएक्शन हमें मिलेगा वो यही रिएक्शन मिलेगा। देख लीजिए, x y + y 2y z, और ये m और m यहाँ कैंसिल हो जाएगा, o और o कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इसको ऐड कर दीजिएगा तो x 2y + z क्या बन रहा है, n। तो ये जो है हमारा क्या है, मैकेनिज्म है। ये क्या है, हमारा मैकेनिज्म है। ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ है, 3 स्टेप में हुआ है। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म मालूम है तो हम ये बता सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल किस पे डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप पे। वो किस पे डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप पे। तो अगर इस रिएक्शन का अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना होगा, या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्लोएस्ट स्टेप पे। तो इस 3 स्टेप में स्लोएस्ट स्टेप कौन है, स्टेप 1। तो हमारा स्टेप 1 वाला जो रिएक्शन है
ये स्लोएस्ट स्टेप है। और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसे हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ लिख सकते हैं द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो पूरे रिएक्शन का रेट कौन डिटरमाइन करेगा? स्लो स्टेप। और रेट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? RDS। RDS मतलब क्या है हमारा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमारा RDS कौन है? स्टेप फर्स्ट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमारा स्टेप फर्स्ट का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमें दिख रहा है मैकेनिज्म में, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का हम लॉ ऑफ मास, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हम लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करके रेट लॉ और ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? रेट लॉ और ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? अगर इसका रेट लॉ लिखना होगा तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे? तो रेट लॉ लिखने का एक तरीका है के, हम किसको देखेंगे? केवल स्लोएस्ट स्टेप को देखेंगे, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को देखेंगे। तो R इक्वल टू क्या होगा? X, कंसंट्रेशन ऑफ X और कंसंट्रेशन ऑफ Y। तो हमने रेट लॉ लिख लिया। अब अगर बोलेगा ऑर्डर इसका बताइए, तो इसका ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का? 1 + 1 = 2। तो ये जो पूरा रिएक्शन है ये किस ऑर्डर का है? इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो कैसे फाइंड किए? RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी स्लोएस्ट स्टेप के मदद से। तो अगर मैकेनिज्म पता हो तो गुल्डबर्ग और वागे का लॉ ऑफ मास एक्शन यूज कर लेंगे। और जैसे कोफिशिएंट देखते थे, किसका कोफिशिएंट देखेंगे? स्लोएस्ट स्टेप का कोफिशिएंट। स्लोएस्ट स्टेप यानी स्लोएस्ट स्टेप वाला जो रिएक्शन है उसका हम क्या करेंगे? उसका रिएक्टेंट का कोफिशिएंट का हेल्प से हम ऑर्डर और रेट लॉ लिख देंगे। तो बहुत सिंपल सा है। ऐसा कब कर सकते हैं? जब हमें मैकेनिज्म पता हो। अगर मैकेनिज्म पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? रेट लॉ और ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? केवल एक ही मेथड है हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अगर मैकेनिज्म नहीं दिया होगा तो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करके रेट लॉ और ऑर्डर फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इनिशियल रेट मेथड, जिसमें क्या होगा? हमें रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिए जाएंगे और इनिशियल रेट भी दे दिए जाएंगे अलग अलग एक्सपेरिमेंट का, और उसके हेल्प से हम क्या करेंगे? रेट लॉ और ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब इनिशियल रेट मेथड। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इनिशियल रेट मेथड से हम क्या डिटरमाइन करेंगे? तो हम लोग डिटरमाइन करेंगे पहला चीज रेट लॉ और दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इनिशियल रेट मेथड से हम क्या फाइंड करेंगे? रेट लॉ, और सेकंड में क्या फाइंड करेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट से हमें रिएक्टेंट का इनिशियल रेट दे दिया जाएगा। तो हमें एक रिएक्शन दे दिया जाएगा और उस रिएक्शन का हमें
बार बार एक्सपेरिमेंट किया हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन दिया जाएगा रिएक्टेंट का और इनिशियल रेट दिया जाएगा, उसके हेल्प से हम रेट लॉ और ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो हमारे पास दो मेथड है, एक मेथड जो हम बोर्ड के लिए पढ़ेंगे, यानी जब बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे रेट लॉ और ऑर्डर फाइंड करना और एक्सपेरिमेंट दिया हो और इनिशियल रेट दिया हो, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हो, तो एक मेथड हम बोर्ड में अप्लाई करेंगे और एक अगर कंपटीशन में आ जाए तो कंपटीशन में टाइम बहुत कम होता है, और एक जो दूसरा वाला जो मेथड है, जो कंपटीशन में जो हम अप्लाई करेंगे वो मेथड वो शॉर्टकट वाला मेथड है। ठीक है, तो हम दोनों मेथड देखेंगे। एक मेथड जो बोर्ड में पूछा जाएगा, बोर्ड में हम उस मेथड का यूज करेंगे, और जो हमारा सेकंड मेथड है जो शॉर्टकट मेथड है वो हम कंपटीशन के लिए यूज करेंगे। यानी जल्दी में अगर हमको फाइंड करना है तो हमारे पास दोनों मेथड है। तो बोर्ड में हम लोग लॉन्ग मेथड वाला यूज करेंगे और कंपटीशन में जब भी आ जाए यानी विदिन आधा मिनट के अंदर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं सेकंड मेथड के यूज करके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट मेथड। तो हमारा रिएक्शन है A+B और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं। तो ये कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3, 3 एक्सपेरिमेंट किया गया। तो पहला एक्सपेरिमेंट से जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ए का, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल में आई होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पर दिया रहेगा क्या, इनिशियल रेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहेगा, यानी रेट दिया रहेगा। ठीक है, तो जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, तो पहला एक्सपेरिमेंट में जो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 2m A का, 2m A का इनिशियल कंसंट्रेशन है, B का 1m और इसका इनिशियल रेट क्या है 0.1, और रेट हम किस में लिए हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखा जाए तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है 4m A का, B का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है 1m और इनिशियल रेट क्या है 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। उसी तरह थर्ड एक्सपेरिमेंट भी हुआ, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था 2m A का, B का इनिशियल कंसंट्रेशन 2m और इनिशियल रेट क्या मिला 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये जो डाटा दिया गया है इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे और साथ में इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इसी को हम एक्सपेरिमेंटल मेथड कर रहे हैं कि बार बार एक्सपेरिमेंट किया, इनिशियल रेट फाइंड किया और इनिशियल रेट से हम लोग क्या किए, फाइंड करेंगे रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो चलिए कैसे फाइंड कीजिएगा। तो सबसे पहले हमको इसका एक रेट लॉ इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो ये अभी हमको फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए हम कुछ लेट मान लेते हैं जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो क्या है, के ए के पावर एक्स बी के पावर एक्स, ऐसे ही लिखते थे ना हम लोग रेट लॉ, बी के पावर वाई, ऐसे ही लिखते थे हम लोग। जनरल वे में रेट लॉ अगर लिखना हो तो R इक्वल टू के ए पे पावर एक्स बी पे पावर वाई, ए और बी हमारा रिएक्टेंट है। तो अगर इस एक्सपेरिमेंट का यूज करें तो एक्सपेरिमेंट 1 से देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट 1 से रेट क्या है 0.1 है, के ए का कंसंट्रेशन क्या है हमारा 2 है, पावर एक्स और बी का कंसंट्रेशन क्या है 1m है, 1 है और पावर वाई
तो इसको हम मान लें इक्वेशन 1। तो जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। सेकंड अगर देखा जाए तो सेकंड एक्सपेरिमेंट का रेट क्या है 0.2, यानी इसी जो हम माने हैं रेट लॉ जो एक्सप्रेशन हम एज्यूम किए लेट किए हैं उसी पे हम पुट करेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 4x और बी का कंसंट्रेशन 1 है, पावर y इक्वेशन 2। अब तीसरा वाला भी एक्सपेरिमेंट इस पर अप्लाई करते हैं तो 0.4 इक्वल टू k 2 पे पावर x, पावर को वैसा ही रहने देंगे 2 के पावर y इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि कहाँ पर पावर सेम है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखा जाए तो 2 पे पावर x है और 4 पे पावर x है, तो ये दोनों तो सेम नहीं है ना, 2 पे पावर x और 4 पे पावर x, तो दोनों सेम टर्म नहीं है। यहाँ देखा जाए 1 और 2 में 1 पे पावर y और 1 पे पावर y, तो यहाँ पर दोनों सेम टर्म है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, अगर हम इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो हम करते हैं डिवाइड। इसी चीज़ को हम आगे करने जा रहे हैं, तो इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 2 में क्या है हमारा 0.2 है, इक्वेशन 2 को लिख देते हैं हम k 4 के पावर x 1 के पावर y, ये तो इक्वेशन 2 है ना, और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 क्या है 0.1 k a पे पावर कंसंट्रेशन a क्या है 2 और b का कंसंट्रेशन क्या है 1 पे पावर y। बस हमने लिख दिया, 2 को हमने 1 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पर क्या हुआ, के कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल, पॉइंट हट गया, 2/1 फाइंड आया, तो 2/1 आया डिवाइड करने पर। अब यहाँ पर क्या आया 4, देखिए पावर सेम है, इन दोनों का पावर क्या है x है, कॉमन पावर है ना, पावर x, तो 4/2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 4/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1, ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको पावर 1, दोनों को एक फॉर्म में बना देंगे, 2/1 तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1। तो हम x का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, तो यहाँ पर हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया, x का वैल्यू क्या आया 1। अब हम y का वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो y का वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, अब देखेंगे हमको x को कटाना पड़ेगा, किसको किसको डिवाइड किया जाए, तो 3 को अगर 1 से डिवाइड कर दिया जाए, इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दिया जाए 1 से, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ 2 पे पावर x और 2 पे पावर x सेम है, वो कट जाएगा। तो लिख देते हैं इक्वेशन 3 को पहले 0.4 इक्वल टू k 2 पे पावर x 2 पे पावर y, और इक्वेशन 1 से डिवाइड करते, इक्वेशन 1 क्या है 0.1 k 2 पे पावर x 1 पे पावर, कहाँ है जी, 1 पे पावर y। तो ऐसा करने पर क्या हुआ, k कैंसिल, 2 पे पावर x और 2 पे पावर x खत्म हो गया, तो बचा क्या, पॉइंट हटा देंगे, तो 4 इक्वल टू क्या हुआ 1 के पावर y,
तो y ही रहेगा, है कि नहीं। 2/1 लिखना जरूरी नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। 2/1 लिखने से अच्छा हम 2 लिख दिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 2, इधर भी 2 बेस, अब पावर क्या है सेम, तो y इक्वल टू क्या हो गया 2। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, y इक्वल टू 2। तो हमने यहाँ पर x और y दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब हम इस रिएक्शन का रेट लॉ लिख सकते हैं। तो हम अब लिखेंगे रेट लॉ इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का। तो जो हमारा रेट लॉ होगा वो क्या होगा, तो हमारा जो रेट लॉ होगा R इक्वल टू के ए पे पावर, x का वैल्यू क्या है हमारे पास, फाइंड करने पर क्या आया, x का वैल्यू 1 और b का वैल्यू क्या आया, तो सॉरी b का पावर y है, तो y का वैल्यू क्या आया 2 है। तो a के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर क्या है 1 और b के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर क्या है 2 है। तो अगर हम पूछे इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर है 1 + 2 = 3। तो ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो हमने यहाँ पर इसका क्या फाइंड कर लिया, रेट लॉ फाइंड कर लिया और इसका ऑर्डर भी पता लगा लिया। अगर पूछेगा रेट कांस्टेंट का वैल्यू बताइए, क्या पूछेगा, फाइंड द रेट कांस्टेंट। तो हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट कांस्टेंट। अगर ऐसा पूछेगा यानी के का वैल्यू फाइंड करने बोलेगा, हमें क्या बोलेगा, फाइंड करने के का वैल्यू बताइए। तो ऐसा कीजिए ना, तो सबसे पहले आप अभी आप रेट लो क्या फाइंड किए, R इक्वल टू फाइंड किए के, ए पे पावर 1 बी पे पावर 2 फाइंड किए। तो अभी जो हम 3 इक्वेशन लिखे थे उसी इक्वेशन का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 हम क्या लिखे थे, रेट क्या था 0.1 के, ए का कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर 2, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 था और बी का कंसंट्रेशन क्या था 1, यानी इक्वेशन 1 पे हम पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 पे हम पुट कर दिए, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। अभी जो हम इक्वेशन लिखे थे पहले, तो 0.1 के इंटू 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1/2। तो 0.1/2 क्या होगा हमारा 0.05। तो हमने यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड कर लिया। k का वैल्यू क्या है 0.05 है। अगर इसका यूनिट पूछेगा तो यूनिट नहीं बता सकते हो, यूनिट किस थर्ड ऑर्डर का है। तो कैसे फाइंड करेंगे, मोल, k का यूनिट कैसे फाइंड कर देते हैं, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड, ये था ना फॉर्मूला। तो ये थर्ड ऑर्डर का है, तो हम n क्या रख देंगे 3। तो क्या हो जाएगा 1 - 3 = -2। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स टू लीटर पर लीटर इनवर्स टू, है कि नहीं। तो ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा लीटर स्क्वायर, या नीचे क्या आएगा लीटर पे भी -2 आएगा ना, ये -2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा लीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड तो ऐसे रहेगा ही रहेगा। तो के का हम ऑर्डर इस तरह से बता दिए। तो हम लोग इस पे एक क्वेश्चन और करेंगे, इस तरह से हम समझाएं। तो ये था हमारा लॉन्ग मेथड जो बोर्ड में हमें करना है। बोर्ड में अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो हमें इसी मेथड के द्वारा, लॉन्ग मेथड के द्वारा ही फाइंड करना है। अब कंपटीशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समय बचाने के लिए हम शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। तो अब हम लोग शॉर्टकट मेथड देखेंगे। तो चलिए हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। फाइंड करना है हमें ऑर्डर और रेट लॉ। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला, देखो यहाँ पर
देखो ना, यहाँ बातचीत क्या करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए टाइम बचा करके हम ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पर किसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है? बी का। तो यहाँ पर ये क्या है? कांस्टेंट है कंसंट्रेशन। तो एक्सपेरिमेंट और 1 और 2 में है ना, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो इधर हम क्या देखेंगे? 1 और 2। तो यहाँ पर रेट कितना से चेंज हो रहा है, सॉरी कंसंट्रेशन कितना से चेंज हो रहा है? डबल हो जा रहा है। कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। देख लो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है। अगर यहाँ पर बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो ए का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डबल है, 2 से 4 हो रहा है। और यहाँ पर इनिशियल रेट क्या हो रहा है? यहाँ भी रेट क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। 1 2 में देख रहे हैं। तो कंसंट्रेशन बी का तो कांस्टेंट है, ए का कंसंट्रेशन जाए देखा जाए तो यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन डबल हुआ तो रेट भी डबल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये हुआ कि रेट डबल हुआ, कंसंट्रेशन भी डबल हुआ, यानी इसका मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब अगर हमको बी का फाइंड करना है तो हम देखेंगे ए कहाँ कहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में, एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में कहाँ है? क्या है ये? ए कांस्टेंट है। तो हमको इधर कहाँ देखना होगा? 1 और 3 में। अगर जहाँ कांस्टेंट होगा 1 और 3 में तो 1 और 3 में भी बी का देखेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? कंसंट्रेशन डबल हो रहा है। 1 और 3 में बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। और रेट क्या हो रहा है 1 और 3 में? 1 से 4, 4 टाइम्स। कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। डबल नहीं हो रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। तो बी का कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखने पर बी का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है तो रेट क्या हो रहा है? 4 गुना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? बी के कंसंट्रेशन के स्क्वायर के। यानी बी के रिस्पेक्ट में क्या है? ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो बस हम आसानी से हम इसका क्या लिख देंगे? R इक्वल टू के, ए पे पावर 1 बी पे पावर 2। बस कितना आसान था, ज़्यादा यूज भी नहीं करना पड़ा दिमाग। टाइम का पूरा फुल बचत, खाली देख करके हम बता दिए। अगर इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, सीधे एक बार देख करके तुरंत लिख देंगे। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? तो यहाँ से ऑर्डर हम फाइंड कर लिए। ऑर्डर इक्वल टू 1 + 2 = 3। एक बार जब रेट लॉ फाइंड हो जाएगा, फाइंड कर लेंगे तो हम आसानी से ऑर्डर लिख देंगे। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया है जो कि इनिशियल रेट पे बेस्ड है। तो हमारा क्वेश्चन है, इन ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है वो मेज़र किया जा रहा है अलग अलग कंसंट्रेशन पर, ठीक है ना। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया और इनिशियल कंसंट्रेशन जो था डिफरेंट रिएक्टेंट का और जो इनिशियल रेट है हमें यहाँ पर नीचे दे दिया गया है। तो हमें हमें फाइंड क्या करना है? राइट द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो फाइंड रेट कांस्टेंट। तो हमें रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों फाइंड करना है और साथ में हमें रेट कांस्टेंट भी फाइंड करना है। तो जैसे अभी हम जस्ट फाइंड किए थे लॉन्ग मेथड के द्वारा, जो पहला मेथड था, एक्सपेरिमेंट का हेल्प से हम 3 इक्वेशन, जितना एक्सपेरिमेंट होगा उतना इक्वेशन लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से, तो हम x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो हमें पहले क्या करना होगा? लेट मानना होगा हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? के, ए पे पावर x और बी पे पावर y। तो हमें x और y फाइंड करना है। तो यहाँ जो हमारा एक्सपेरिमेंट दिया है, ठीक है ना, तो इस पे हम क्या लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंट 1 से? 2 × 10⁻³ के 0.1
पे पावर x, 0.1 पे पावर y, इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन लिख दिए। सेकेंड अगर देखा जाए एक्सपेरिमेंट 2 से तो हम दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 × 10⁻³ इक्वल टू k, 0.1 जैसे अभी हम लोग पीछे सॉल्व किए थे उसी तरह सॉल्व करेंगे, 0.2 पे पावर y, इक्वेशन 2। और एक्सपेरिमेंट 3 से अप्लाई करें तो 4 × 10⁻³ के। ए का कंसंट्रेशन क्या है? 0.2 पे पावर x और बी का कंसंट्रेशन क्या है? 0.1 के पावर y, इक्वेशन 3। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ कैंसिल होगा। तो अगर देखा जाए x कहाँ कहाँ कैंसिल होगा? इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो 1 को अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 बाय 1, तो 1 नहीं लिख रहे हैं। के कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 0.1 और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, देखो हो जाएगा ना। तो बच क्या जाएगा? 1/2 0.1 और बाय 0.2, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 1/2 पे पावर y, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1/2 पे पावर -1। 2 को अगर हम नीचे ले जाना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 2 पे पावर -1। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर इसको हम नीचे ले जाएंगे, उल्टा करेंगे इसको, तो पावर तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 पे पावर y। तो y इक्वल टू क्या आ गया? y इक्वल टू आ गया -1। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया? y इक्वल टू -1 फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है x। तो x फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कहाँ पर y सेम है। तो इक्वेशन 1 और 3 में, तो इक्वेशन 1 और 3 में हम 3 को 2 से डिवाइड कर, तो 3 को और 1 को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 3 को 1 से डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 1, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं 4 × 10⁻³ बाय इक्वेशन 1 में क्या है? 2 × 10⁻³। तो 10⁻³ 10⁻³ कट कैंसिल हो जाएगा और बच क्या जाएगा? 4/2, है कि नहीं। के तो कैंसिल हो जाएगा ना, के और के कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो इक्वेशन 2 में क्या है? 0.2 पे पावर x और यहाँ 0.1 पे पावर x। तो 0.2 पे पावर x और 0.1 पे पावर x, तो दोनों पे पावर x है तो पॉइंट हटा देंगे, तो क्या आ गया? 2/1। तो 2/1 हमें मिल गया। और कैंसिल क्या हो गया? y इस पर कैंसिल हो गया। तो एक कैंसिल होगा तो ही दूसरा फाइंड कर सकेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इक्वल टू 2/1 पे पावर x। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो यहाँ पर हमने x का वैल्यू क्या फाइंड कर लिया? x का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने 1। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग इस रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं। देखना वीडियो में तुम लोग। तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? R इक्वल टू के ए पे पावर x। तो x का क्या वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर? x का पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ b, और b का पावर क्या है? y का वैल्यू क्या है? -1। तो यहाँ पर a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? 1 और b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है -1। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो 1 + -1 इक्वल टू क्या होगा? 0। तो इट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन।
अब हम लोग फाइंड करेंगे कि रेट कांस्टेंट में फाइंड करना है। पुटिंग x एंड y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप। तो हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 की मदद से? रेट क्या है 2 × 10⁻³ इक्वल टू के। इक्वेशन 1 क्या है 0.1 के पावर क्या है 1 और बी का कंसंट्रेशन क्या है 0.1 और पावर क्या है -1 y -1 है ना। तो अगर हम फाइंड करें 2 × 10⁻³ तो यहाँ पर देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना। 0.1 है, ये वाला नीचे चला जाएगा 0.1, ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 × 10⁻³ इसका यूनिट क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होगा वो लिख देंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या है? जो रेट का यूनिट होता है, याद रखना है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये था लॉन्ग मेथड के द्वारा। अब शॉर्ट मेथड के द्वारा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बस कुछ सेकंडों में हम फाइंड कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग लॉन्ग मेथड के द्वारा देखते हैं। तो हम लोग अब लॉन्ग मेथड के द्वारा देखते हैं। तो लॉन्ग मेथड तो अब हम लोग शॉर्ट मेथड के द्वारा देखते हैं। तो शॉर्ट मेथड में देखने के लिए हमें देखना होगा कहाँ पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। अगर हम बी का फाइंड करेंगे तो ए का देखेंगे, और जब हम ए का फाइंड करेंगे तो बी का कांस्टेंट देखेंगे। तो जब भी अगर हमको यहाँ देखना है तो अगर देख रहे हैं ए हमारा कांस्टेंट है, हमारा ए कांस्टेंट कहाँ है एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में, तो हम बी को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जरा देखिए रेट क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बी का, यानी ए का कांस्टेंट रखने पर बी का कंसंट्रेशन 1 और 2 में डबल हो जा रहा है, और रेट क्या हो जा रहा है हाफ हो जा रहा है। रेट क्या हो जा रहा है, कंसंट्रेशन तो डबल हुआ लेकिन रेट क्या हो गया 2 से 1 हो गया, तो क्या हो गया रेट हाफ हो गया। यानी कंसंट्रेशन डबल किया और रेट क्या हो गया हाफ। ऐसा हम बताए थे ना कि कभी कभी क्या हो सकता है कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा, तो यही हुआ यहाँ पर। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज, तो यहाँ पर किसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है बी का ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इसको डबल किए कंसंट्रेशन तो रेट क्या हो गया आधा हो गया, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं b के पावर -1 ऊपर चला गया। अब हम देखेंगे a का कंसंट्रेशन किस तरह से चेंज हो रहा है, तो देखेंगे कहाँ पर कांस्टेंट है b, तो b 1 और 3 में कांस्टेंट है। b और 1 और 3 में क्या है कांस्टेंट है। तो a देखेंगे 1 और 3 का, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो b कांस्टेंट 1 और 3 पे है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम a का देखें 1 और 3 एक्सपेरिमेंट के लिए, तो क्या हो रहा है डबल, और यहाँ पर रेट क्या हो रहा है 2 से 4 डबल। तो b कांस्टेंट रखने पर एक्सपेरिमेंट 1 और 3 पे a का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है और रेट भी क्या हो रहा है डबल हो रहा है, यानी इसका मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a। तो यहाँ से हम रेट लॉ इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू के ए पे पावर 1 बी पे पावर -1, और ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका रिएक्शन का 1 + -1 दैट इज 0। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। उसी तरह रेट कांस्टेंट भी फाइंड कर लेंगे। किसी एक एक्सपेरिमेंट पे अगर हमको ऑर्डर पता चल गया रेट लॉ इक्वेशन पे, किसी एक एक्सपेरिमेंट का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, रेट कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे। उसी तरह जैसे हम लॉन्ग मेथड में देखे थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप दोनों मेथड सीख गए, लॉन्ग मेथड जो बोर्ड के लिए है और शॉर्ट मेथड वो कंपटीशन के लिए है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
molecularity of reaction and pseudo order reaction. Thank you for watching this video.